तो फाइनली आपका इंतजार खत्म। सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 2 जो सबसे ज्यादा डिमांड था वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 8 चैप्टर है। हम लोग इस बार प्लान किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम है इसी मंथ में या फिर अगले मंथ में, तो इसे 8 से 10 दिन में खत्म करेंगे। क्या आप तैयार हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसे शेड्यूल बनाऊं, और अभी 8 से 10 दिन लगातार फार्मा की क्लासेस आएगी तो आप कर पाओगे कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। आज यूनिट 1 है, ड्रग यूजिंग डिसऑर्डर ईयर नोज थ्रोट एंड आई। अगर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ चुके हो तो बहुत ईजी है। 1 2 दोनों 2 चैप्टर जो था यूनिट नंबर 2 एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, उसमें हम लोग आई डिसऑर्डर के बारे में पढ़े थे, और फर्स्ट चैप्टर में ईएनटी था। तो दोनों का ड्रग्स इसी में पढ़ना है, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये सब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे। पहला ही टॉपिक सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, एंटीहिस्टामाइन। अकॉर्डिंग टू सिलेबस में डिस्कस करेंगे, लास्ट में अभी दिखाऊंगी इसको। ये टॉपिक डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग देखेंगे। बहुत लोग चैनल पे नए आए होंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, देन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2, फार्मा 1, पैथो 1 2 जेनेटिक्स सब खत्म है। फ्री लेक्चर प्लेलिस्ट अवेलेबल है सबका अलग अलग अकॉर्डिंग टू आईसी सिलेबस से, मतलब वो भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। बहुत ही कम टाइम में मैंने वन शॉट में पूरा डाल दिया है। स्टार्ट करते हैं आज फार्माकोलॉजी 2 का पहला टॉपिक, एंटीहिस्टामाइन। अगर एंटीहिस्टामाइन देखोगे तो फार्मा 1 में हम लोग पहले तो एंटीहिस्टामिनिक्स पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहां पे H1 रिसेप्टर के बारे में पढ़ना था, और देन फार्माकोलॉजी 1 में ही जीआई ट्रैक में H2 रिसेप्टर, वो भी हिस्टामिन रोका ही जा रहा था। एंड इसके बाद इंट्यूगोमेट्री में एंटीहिस्टामाइन के बारे में पढ़े हैं। तो कहना ये चाहती हूँ कि एंटीहिस्टामिन हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ डिस्कस करे या ना करे, क्योंकि एंटीहिस्टामिन आता ही आता है। चैप्टर 1 है, छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं होगा। क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो जस्ट रिविजन करते हैं कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझना होगा कि एंटीहिस्टामिन का मतलब क्या है। इसमें 2 वर्ड है ना, एंटी एंड एक है हिस्टामिन। तो एंटी मतलब उल्टा, तो हिस्टामिन के जो अगेंस्ट काम करे, हिस्टामिन के काम को जो रोक दे, वैसे ड्रग को हम लोग एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। अब ये हिस्टामिन क्या बला है, इसको रोकना क्यों है, ड्रग हमें ऐसा क्यों, जैसे ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी खा लोगे आप। अगर किसी को ड्रग दिया जा रहा है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी इतना बार पूछा है, तो कुछ तो इसमें खासियत होगी। तो ये हिस्टामिन जो है वो बहुत ही खतरनाक है। ज्यादातर एलर्जिक रिएक्शन देखोगे इसके वजह से होता है। तो जब भी एलर्जी रिएक्शन हो, बहुत वो मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, तो उसे ठीक तो करना होगा। तो जो जिसकी वजह से वो एलर्जी कंडीशन हो रही है उसे ठीक करना है, और उसका मेन रीजन हिस्टामिन है। तो देखो ये है क्या, जब भी आपके बॉडी में कोई भी एलर्जन नॉर्मल पार्टिकल है कि डस्ट चला गया या फिर ऐसी चीजें जिस उतना भी सेंसिटिव नहीं था, बट उसे ऐसा समझो एंटीजन बाहर से एलर्जन हमारे बॉडी में गया, यहाँ पे अब कोई भी एलर्जन आया तो हमारे अंदर का सोल्जर्स इम्यून सिस्टम हो तो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद मैक्रोफेजेस से सब आएगा, मैक्रोफेजेस ये टी सेल बी सेल एंड बी सेल मेनली एंटीबॉडी बनाएगा, आईजीजी आईजीई, और यही आईजीजी आईजीई जो है मेनली ये मास्ट सेल से जाके बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद ये मास्ट सेल क्या उखाड़ लेगा, तो ये इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसका नाम है हिस्टामिन। और यही हिस्टामिन के वजह से अगर ये रिलीज हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर, अभी हिस्टामिन के अंदर ऐसे ये क्या क्या करेगा, जैसे मास्ट सेल से बाइंड हुआ, मास्ट सेल के अंदर ये मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन हुआ जिससे हिस्टामिन रिलीज हुआ। ये केमिकल के वजह से अब इसे काम करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। हिस्टामिन जहाँ पे काम करेगा, जैसे कोई भी केमिकल को, ड्रग को काम करने के लिए हम लोग फार्मा 1 में चैप्टर 1 में ही डिस्कस करके आए हैं कि उसको रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना है। तो हिस्टामिन के लिए जो रिसेप्टर है वो हमारे बॉडी में मेनली 4 है, अवेलेबल है, बट 2 हम लोग उतना मतलब वो यूजफुल नहीं है, थेरापेटिकली भी यूज नहीं लेते हैं, तो उतना हम लोग नहीं देखेंगे। पर फिर भी एक बार डिस्कस करना होगा कौन कौन से रिसेप्टर है। तो हिस्टामिन के रिसेप्टर H1, H2, H3 एंड H4 है। ये 2, जैसा कि मैं बताई कि ये H3 एंड H4 थेराप्यूटिकली इससे काम में नहीं लिया जाता, इसके लिए कोई ड्रग रोकने के लिए है नहीं। तो जाके H1 मेनली समझो कहाँ पाया जाएगा, तो जो ब्रोंकस है वहां पे, और ब्रोंकस पे जाके अगर ये H1 रिसेप्टर से बाइंड कर गया तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिसकी वजह से अस्थमा जैसी कंडीशन, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगा। समझो ये हमारा एयरवे है, ब्रोंकस है, इतना है, और ये हिस्टामिन की वजह से अगर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो जो एयरवे एयर जाना चाहिए था वो नहीं जा पाएगा, तो पेशेंट में अस्थमा जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। वही H2 रिसेप्टर देखे, H2 रिसेप्टर मेनली स्टमक
में देखने को मिलता है। और जब यहाँ पे हिस्टामिन बाइंड होगा तो वो एसिड के सिक्रेशन को इनहांस करवाता है, HCl के सिक्रेशन को इनहांस करवाता है। तो ये इसका ड्रग अगर आप देखोगे, मतलब जब एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो, देखो हिस्टामिन सबसे पहले समझो, ये तो हिस्टामिन की कहानी थी कि हिस्टामिन केमिकल है, मास्ट सेल से सिक्रेट हुआ, और ये जब इसके लिए अलग अलग बॉडी में रिसेप्टर है, H1 पे बाइंड होगा तो ब्रोंकस मेनली कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, एंड वही H2 पे बाइंड होगा तो ये स्टमक में पाया जाता है जहां से एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होता है। अब इसे रोकना है, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन में रोकना होगा, जब भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ये सब की कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन में ये इसे रोकना होगा, उस टाइम पे हम लोग एंटी हिस्टामिन देते हैं। तो जब एंटी हिस्टामिन, जिसमें कि ये जो ड्रग जाएगा, अलग अलग नाम देखेंगे, तो पहले तो ये H1 को अगर रोका तो ब्रोंकस डायलेट होंगे, जो कंस्ट्रिक्ट हो रहे थे वो डायलेट होंगे, और वही जो H2 पे वहां जो एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, या पेप्टिक अल्सर में पढ़े हो रेनिटिडिन, ये एक का नाम याद रखोगे क्योंकि वहां पेप्टिक अल्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है। तो ये स्टमक वाला अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो मेन पढ़ने वाले हैं वो है हमारा H1 रिसेप्टर, जो भी एलर्जी कंडीशन, यहाँ पे जो ड्रग यूज होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। अब देखो इतना नॉर्मल आप समझ ली हो, जहां नहीं समझ में आया आप कमेंट करना, वो फिर से मैं समझाऊंगी। सिंपल सा बस ये समझना है कि जो हिस्टामिन के काम को रोके उसे हम लोग एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। हमें ना H2 से मतलब है, ना H3 से, ना H4 से, हमें H1 से मतलब है। H1 अगर आपने रेस्पिरेटरी देखा है तो क्योंकि यही हिस्टामिन को सबसे ज्यादा रोकने का काम कर रहा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो ये H1 को एंटी हिस्टामिनिक भी बोलते हैं। ये हम लोग देख क्या है, एंटी हिस्टामिनिक। अब इसमें मेनली फर्दर H1 का पढ़ रहे हैं, जनरेशन होती है फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, बहुत समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 जगह पे दिया हुआ है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बस एक बार अगर टिक जाते हो, समझ लेते हो, फिर से समराइज करूंगी। तो अब H1 का देख रहे हैं, H1 का भी फर्दर ये जो H1 रिसेप्टर पे कुछ जाके ऐसे होगा, जो H1 रिसेप्टर है वहां पे पहले हिस्टामिन बाइंड हो रहा था, जब हम लोग एंटी हिस्टामिन जो H1 को रोकने वाला देंगे तो ये यहाँ आके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से हिस्टामिन नहीं बाइंड होगी, तो जो इफेक्ट जो भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन सब था वो नहीं होगा, एलर्जी रिएक्शन जो हिस्टामिन की वजह से देखने को मिलता है वो नहीं होगी। तो वो जो H1 के जगह पे जाके बाइंड हो रहा है वो कितने टाइप के ड्रग होते हैं, वही जो बाइंड हो उसे एंटी हिस्टामिनिक बोल रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन है एंड सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो सेडेटिव इफेक्ट शो करता है, इसके एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे आगे। एंड सेकेंड जनरेशन जो है वो सिर्फ जो है वो हिस्टामिन को रोकने का काम करेगा, कोई भी मतलब ऐसा समझना है कि जो फर्स्ट जनरेशन वाले जो एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, H1 को रोकने वाले, H1 पे जाके जो बाइंड हो गए हिस्टामिन के काम को जो रोकेंगे, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाते हैं और पार करने के बाद सेडेटिव इफेक्ट शो करेगा। यही सेकंड जनरेशन सेडेटिव इफेक्ट नहीं शो करता है। तो आप सोचो कि अगर कोई नॉर्मली किसी को स्नीजिंग हुआ, कफिंग, मतलब ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में एलर्जी कंडीशन है, वहां पे हम लोग दे रहे हैं अगर ये मतलब उसे रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन, और वो सो गया तो वो काम तो नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द रीजन कि अगर ऐसे कंडीशन में कि अगर सेडेटिव इफेक्ट दिखा रहा है तो फिर उस टाइम पे प्रेफरेबल होता है सेकंड जनरेशन वाले, जो कि सिट्रेजिन, लियोसिट्रीजिन आएगा। इससे उतना भी सेडेटिव इफेक्ट वैसा नहीं सो होता है, सो इंसान लेगा भी, उसका कंडीशन भी जो भी कोल्ड कफ जो भी हो रखी है, राइनाइटिस हो रखी है, वो कंडीशन भी ठीक होगा और उसे सेडेटिव इफेक्ट उसमें नहीं सो होगा। अब प्रॉपर देखते हैं फर्स्ट जनरेशन जो एंटी हिस्टामिन है, टेंशन मत लो, हम लोग इंटीग्रोमेट्री में बहुत अच्छे से इसका मैं थ्योरी भी देकर आई हूँ, यहाँ पहले ही वीडियो के शुरू में ही बता दी, यहाँ सिर्फ हम लोग देखेंगे रिवीजन, ताकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर से 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो रही है तो ये छूटे ना। तो फर्स्ट जनरेशन का ड्रग कौन कौन सा है, एग्जाम्पल पहला है क्लोरफेनेरामाइड। डोज रूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, अभी दिखाऊंगी। 2 to 4 mg ओरली, या तो ओरली दे सकते हैं या फिर इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है। तो ये डोज भी हो गया, रूट भी हो गया। देन एक और जो फर्स्ट जनरेशन में ही आएगा वो है फेनारामाइन, जो कि 20 से 50 mg ओरल, या फिर इसे भी IM दे सकते हैं। एक और ड्रग प्रोमेथाजिन, क्योंकि ये मोशन सिकनेस में काम आता है, तो ये ड्रग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ाऊंगे। सो ये एग्जिबिट एंटी मस्कार्निक, मतलब ऐसा समझो कि इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही आ रहा है, आगे बताऊंगे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे क्यों हम लोग मोशन सिकनेस में काम लेते हैं प्रोमेथाजिन को। अब देखो ये जो फर्स्ट जनरेशन हम लोग देखे, इसको हम लोग इसका अब देखना होगा हमें, थोड़ा सा बस जगह ले लेती हूँ क्योंकि ये सब हम लोग डिस्कस करके आए, पर फिर भी समझाने के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें देखना होगा क्योंकि ये लिखना होता है एग्जाम में। तो जैसे हम लोग क्लोरफेनारामाइन
या फिर जो भी है फेनारामाइन, सिंपल सा क्लोरफेनारामाइन या फिर फेनारामाइन फर्स्ट जनरेशन का कोई भी ड्रग लिए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख रहे हैं, या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्स्ट जनरेशन का भी आप ऐसे लिखो। लिखने के बाद ऐसा ये हम लोग जैसे ही लिए इसे, ये जाके रिसेप्टर H1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिसेप्टर से बाइंड होके एंड ये अपना जो भी इफेक्ट है, जैसे हमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन था तो अब ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। लेकिन एक और जिसके लिए मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा रही हूँ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से सेडेटिव इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन को सेडेटिव भी बोलते हैं, सेडेटिव ड्रग भी बोलते हैं। अब देखो इतना ही नहीं, ये सिर्फ H1 रिसेप्टर पे ही बाइंड नहीं करता, बॉडी में SCH के काम को भी रोकता है, साथ ही साथ मस्कार्निक M1, M2, M3 रिसेप्टर पे भी जाकर बाइंड करके और उसके काम को SCH के काम को ये रोकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ गए उनके लिए भले ही थोड़ा सा ये लग रहा होगा क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हुई और इतना भारी भरकम कि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि ऑल्सो एग्जिबिट द एंटी मस्कार्निक, जो M1, M2, M3 रिसेप्टर, जो डिटेल में समझना चाहते हो रेस्पिरेटरी में चले जाओ क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक बहुत बार आता है, सिर्फ H1 के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसे हम लोग एंटी मस्कार्निक भी बोलते हैं या फिर एंटी कोलिनर्जिक भी बोलते हैं क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है। कुछ नहीं ध्यान रखना है, जैसे कि हम लोग क्लोरफेनारामाइन दिए तो H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके हिस्टामिन के काम को तो रोका ही रोका, इसलिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक बोल रहे हैं। साथ ही साथ SCH एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक जो उसके इफेक्ट को भी रोकेगा, इसीलिए इसे एंटी कोलिनर्जिक भी बोलते हैं, फिर इफेक्ट ये दिखाई इसका देता है। तो जब साइड इफेक्ट पे आएंगे, तो अगर किसी को आप दे रहे हो H1 जनरेशन वाला क्लोरफेनारामाइन या फिर फेनारामाइन आपने दे दिया, तो सेडेशन तो होगा, सेडेशन उसमें तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया है और ये सीएनएस को सप्रेस करेगा, तो वो सोया सोया सा बनता दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन साथ ही साथ उसमें सारे जो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यही कोलिनर्जिक है, ये स्लाइवेशन करवाता है बट एंटी है, दैट मींस व्हाट की ड्राई माउथ होगा, ये यूरिन रिटेंशन होगा, ब्लड विजन, ये सब देखने को मिलेगा। तो साइड इफेक्ट समझना है तो इसीलिए मैं M1, M2, M3 भी समझाई ना। तो आप सिंपल सा भी लिख सकते हो कि हिस्टामिन को काम के जो रोका उसे हम लोग एंटी हिस्टामिनिक बोल रहे हैं। फिर आपको रिसेप्टर के बारे में लिखना है, H1, H2, H3, H4, H1, H2 के बारे में भी लिखोगे तो भी चलेगा और H2 के पास में एनिंटेडिन लिख देना। और जब H1 के बारे में जब एक्सप्लेनेशन दोगे, H1 को जो रोक रहा है उसे एंटी हिस्टामिनिक भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन को हम लोग सेडेटिव बोल रहे हैं क्योंकि सीएनएस को सप्रेस कर रहा है, साथ ही साथ ये मस्कार्निक या फिर जो एसीएच का काम है उसको भी रोक रहा है। तो यही देखे और इसका साइड इफेक्ट भी समझ ले कि ये क्यों हो रहा है। अब सेकंड जनरेशन देख लेते हैं, इसके बाद एंटी हिस्टामाइन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर सेट्रिजिन आता है। डोज एंड रूट का ध्यान रखना, इतना भी भारी भरकम नहीं है। फार्माकोलॉजी के लिए हमेशा मेरे पास मैसेज आता है कि इसे याद कैसे करें। हाँ, इसके लिए आपको लिखकर प्रैक्टिस करना होगा, ड्रग्स याद रखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। जैसे देखो, आप मेरा नाम, पहले से मेरा नाम नहीं जानते होगे कि कौन प्रकाश है, लेकिन बार बार अगर आपने सुना है देन ये इजी हो गई ना। अब बहुत नाम ऐसी चीज है जो कि बार बार बोलोगे तो ही याद रह पाती है। सो इससे ही बस लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। अब क्लास में आए, कॉलेज में आए, कितने सारों का आपके दिमाग में, तो सबका नाम आप याद रख लेते हो। कैसे याद रख लेते हो? क्योंकि बार बार वो नाम आपने सुना। उसी तरह से बस फार्माकोलॉजी के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। सो सेकंड जनरेशन के अंदर सिट्रिजिन आता है, लियोसिट्रिजिन आता है। ये तो ड्रग सब जानते हैं, इसमें सेडेटिव इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये ब्लड ब्रेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना चाहोगे तो सिंपल सा लिखोगे कि हिस्टामिन के काम को तो रोका जाके H1 रिसेप्टर से बाइंड करके, बट नोट क्रॉस BBB, जो कि समझा के ये फार्माकोलॉजी 1 नोट्स में भी प्रोवाइड कर दी हूँ। सो इसमें सेडेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। सिट्रिजिन लेते कितना है तो 10 mg ओरल दिन में एक बार। लियोसिट्रिजिन को देखोगे तो 5 से 10 mg, ये भी वंस डेली, मतलब ऐसे है तो मतलब दिन में एक बार लेना होता है। अब पूरा हिस्टामाइन का हम लोग अगर देखें कि इसका इंडिकेशन क्या है, यूज कहाँ करते हैं, तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। दिस इज द रीजन कि आपको ENT में इसीलिए एंटीहिस्टामिन के बारे में पढ़ने को मिला था। एलर्जी स्किन में भी हो रही थी तो इंटीगोमेट्री में भी पढ़ना था, एंड साथ ही साथ एलर्जी
रेस्पिरेटरी से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम में आया था, तो वहां भी इस ड्रग के बारे में पढ़ना था। तो जहां जहां एलर्जी कंडीशन होगी वहां वहां वो ये ड्रग को कैसे छोड़ता है एजेंसी। सो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो गया, एंजियो एडिमा आईलिड में हो तो हम लोग यूज करते हैं। नोज से रिलेटेड देखे, क्योंकि ईएनटी पढ़ रहे हैं तो पहले तो देखे कि आई में कंजक्टिवाइटिस हो, इन सब में यूज हो रहा है। साथ ही साथ नोज में राइनाइटिस हो, स्नीजिंग हो तो इस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड हो रखी हो तो कॉमन कोल्ड में आप बताओ कि कौन सा हम लोग ड्रग यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सिक्रेशंस ज्यादा होते रहते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ ये कंडीशन तो है ही है, तो देखो ये बात समझना जो कि रेस्पिरेटरी में भी मैं समझाई थी कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा महंगा है। तो वो कौन से लोग यूज करते हैं, जैसे कि उन्हें सिंपल सा अगर राइनाइटिस से सब हुआ है और वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट जनरेशन ले लेंगे तो सो जाएंगे, उनका काम कौन करेगा, जिनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंडीशन ऐसी है कि कॉमन कोल्ड अगर हो रखा है तो ज्यादा प्रेफरेबल हम लोग ये फर्स्ट जनरेशन को मानते हैं, जो कि H1 रिसेप्टर को बाइंड करेगा, जिससे कि हिस्टामिन नहीं है और एलर्जी कंडीशन तो ठीक होगी ही होगी, जो स्नीजिंग इतना ज्यादा कॉमन कोल्ड में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये M3 रिसेप्टर जो ग्लैंड पे पाया जाता है, जिसकी वजह से सिक्रेशंस ज्यादा कॉमन कोल्ड में देखने को मिलती है। तो सिक्रेशन ये क्योंकि इसके पास मस्कार्निक M1 M3 को इनहिबिट कर रहा था, तो सिर्फ इसे फर्स्ट जनरेशन वाले के पास ही है, फिनारामाइन के पास ही है, तो हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सिक्रेशन जो इतना ज्यादा ग्लैंड से हो रहा है उसको भी कम करेगा। अगर सेकंड जनरेशन आप देते तो ये तो M1 M3 या फिर ACH ऐसा कोई इफेक्ट दिखा नहीं रहा था, तो ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन वाले यूज करते हैं। बहुत फार्माकोलॉजी ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये रहा। एंड एक और कि यहाँ जो हम लोग देखे थे, ये तीसरा जो ड्रग था जिसे हम लोग मोशन सिकनेस में यूज करते हैं, ये प्रोमेथाजिन। ये मेनली करेगा क्या, ये कैसे क्यों हम लोग मोशन सिकनेस में कैसे लेंगे, बैलेंस के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेस्टिबुलर पाथवे इन ईयर, तो इसको ये पाथवे को ब्लॉक करता है प्रोमेथाजिन, इसीलिए हम लोग मोशन सिकनेस में प्रोमेथाजिन को यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है। दैट्स ऑल, खत्म एंटीहिस्टामिन। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कि लिखे कैसे, तो सिंपल सा आपको करना है कि उसका डेफिनेशन लिख दो, H1 H2 H3 H4 2 के बारे में भी लिखोगे चलेगा। अब H1 को ही क्लासिफाई कर देना है ऐसे करके, एंड इसमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, यहाँ पे H2 हो याद तो लिखना, नहीं तो H2 सिर्फ सो करके भी छोड़ सकते हो, उसमें रेनिटिडिन लिख दो बस। वो कर क्या रहा है, एसिड के सिक्रेशन को कम कर रहा है, क्योंकि जब हिस्टामिन बाइंड होता है तो फिर सिक्रेशन ज्यादा होता है। बहुत अच्छे से कैसे बाइंड होगा, कहाँ पे क्या होता है, ये समझा के आई हूँ GI में, तो सब अपने आप में रिलेटेड है। और आप एग्जाम देने जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े जाओगे, तो पढ़ना जरूर, क्योंकि जब पढ़ लोगे ना तो ये टॉपिक इतना ईजी हो जाएगा कि जैसे मतलब आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। और जब H1 के बारे में डिटेल में लिखना स्टार्ट करोगे तो वही फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन फिनारामाइन सिट्रीजिन लिखते हुए साइड इफेक्ट फर्स्ट जनरेशन के बारे में पहले अच्छे से डिटेल में बता दो, फिर सेकंड जनरेशन के बारे में बता दो, दैट्स ऑल, बात खत्म। साइड इफेक्ट सब लिख दोगे देन हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको लग रहा होगा कौन सा, तो ऐसे इन्फेंट में नहीं देते प्रेगनेंसी, तो ये सब लिख सकते हो। मेनली इन्फेंट का, आपकी बहुत बच्चा हो तो उसमें ड्रग्स नहीं देते हैं, या डिटेल में कहाँ है क्यों नहीं देते, ये सारा चीज हम लोग रेस्पिरेटरी में भी डिस्कस करके आए हैं। अब नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, एंटी ग्लाउकोमा ड्रग। अब एक बार आपको सिलेबस दिखाना होगा ताकि आप ट्रैक पे रहो। अब आप देखते हो तो नहीं दिया हुआ है, ये रहा आपका एनसी का सिलेबस, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक बात इसमें सोचने वाला है कि एंटीहिस्टामिन बहुत बार इस चैप्टर से पूछा हुआ है, जो कि अभी हम लोग जस्ट रिविजन किए। सेकेंड देखोगे तो टॉपिकल एप्लीकेशन, ये जेंटामाइसिन इस सब के बारे में स्टार्ट कर दिया, लेकिन ग्लाउकोमा, एंटी ग्लाउकोमा ड्रग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। बट फिर भी सिलेबस में नहीं दी हुई है, एग्जाम में आ सकता है, सो बस 3 से 4 मिनट के अंदर हम लोग एंटी ग्लाउकोमा बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि ग्लाउकोमा के बारे में अगर समझ चुके हो तो 15 मार्क्स में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी आते हैं, तो मे भी यहाँ भी आ जाए, सो थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद आई में ये क्लोरफेनिकॉल, जेंटामाइसिन देखेंगे, इसके बाद सोडा ग्लिसरीन, यही 3-4 ड्रग है, इसके बाद ये पूरा वन शॉट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे। टॉपिक पे आने से पहले एक बार एंटी ग्लाउकोमा देख लेते हैं। सो ये है क्या, एंटी ग्लाउकोमा ड्रग
जो कि ग्लाउकोमा की कंडीशन को ठीक करे, उसे हम एंटी ग्लाउकोमल ड्रग। अब ग्लाउकोमा है क्या, पहले वो समझना होगा। तो ग्लाउकोमा के कंडीशन में क्या होता है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है ये इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली इंट्राऑकुलर प्रेशर देखोगे तो 10 से 20 होता है, अगर इससे ज्यादा हो रही है तो इस कंडीशन को हम लोग ये ग्लाउकोमा की कंडीशन बोलते हैं। इसमें भी प्राइमरी एंड ओपन एंगल होता है, बस वही कि आइरिस के पास ये एंगल खुला है तो ओपन बोलेंगे। 15 मिनट की वीडियो अलग से भी डाली हुई है और लॉन्ग में भी डाला हुआ है, तो आप वहां देख सकते हो। बहुत अच्छे से ये 15 मार्क्स में आता है, बहुत डिटेल में नर्सिंग केयर प्लान के साथ बता चुकी हूँ। तो हमारा काम क्या है कि देखो, अब यहाँ पे एक बात और समझना होगा, ग्लाउकोमा कंडीशन में अगर प्रेशर ज्यादा ही हो गई तो हमें क्या मतलब, हो गया तो हो गया, लेकिन मेन जो इफेक्ट होगा इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने के वजह से वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक नर्व को मेनली डैमेज करता है, जिसके वजह से अब ऑप्टिक नर्व देखने में हेल्प कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सारा विजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम ग्लाउकोमा की कंडीशन में आने लगती है। अब ठीक है, हो क्या रहा है, इफेक्ट तो चाहे जो भी हो, अगर हम ट्रीट करें तो हमारा काम क्या है कि कॉज को ठीक करें। तो कॉजेज इसमें कैसे आप ठीक करोगे, इसमें आईओपी इंट्राऑकुलर प्रेशर, जो कि मेनली क्यों, एक्वस सिक्रेशन ज्यादा होने के। इंट्राऑकुलर प्रेशर किसके वजह से मेंटेन होता है, जो एक्वस फ्लूइड है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर जो है, और किससे सिक्रेट होता है, चाहे कोई भी फ्लूइड हो, प्लाज्मा हो, सीएसएफ हो, सब कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ब्लड वेसल से ही तो सिक्रेट हो रहा है। तो हमारा आई का जो बीच वाला लेयर है कोरोइड, वही उसी में मेनली वेसल्स होता है। यहाँ पे जो सिलियरी बॉडी देखते हो, यहाँ पे छोटे छोटे जो कैपिलरी है, उससे ही ये एक्वस का सिक्रेशन, एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन हो रहा है, और इसी की वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर बन रही है। तो हमारा काम क्या है, अगर हमें प्रेशर को कम करना है तो फ्लूइड जो एक्वस सिक्रेशन है उसका सिक्रेशन कम कर दो, या फिर ये एक्वस सिक्रेशन सिक्रेट होके ये वेन में चला जाता है, ड्रेनेज होता है, वहां ही नहीं रहता। तो फिर ड्रेनेज को बढ़ाना होगा, तभी तो, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है तभी प्रेशर ज्यादा लग रही है। तो एक्वस का सिक्रेशन कैसे हो रहा है, ये मेनली यहाँ से सिलियरी बॉडी से आ रहा है। अब ये सिक्रेट होके आगे जाएगा, आगे जाके, और सिंपल सा समझना है कि आपके घर में नल से पानी आ रहा है, नल से जब पानी आता है तो नीचे एक चलनी जैसा जो ऊपर के ओर लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग ट्रेबेकुलर मेसवर्क बोलते हैं, ट्रेबेकुलर मेसवर्क चलनी जैसा। एंड नीचे जो पाइप है उसे हम लोग कैनाल ऑफ सैकुलम बोलते हैं। तो उससे ड्रेनेज होगा और वहीं से आगे की ओर उसे वेन में जाना है। अब प्रॉब्लम यही है कि या तो सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, या फिर ये, या तो ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा नल से पानी आ रही है तो वहां पे ज्यादा प्रेशर, ये सब देखने को मिला, बस समझने के लिए बता रही हूँ। या फिर कब ज्यादा पानी वहां पे हो जाएगा आपके घर में, सिंक में देखो तो अगर वो चलनी ही ब्लॉक हो या फिर नीचे पाइप ब्लॉक हो, तो इन सब कंडीशन में क्या होगा, ये सही से ड्रेनेज नहीं हो पाएगी। वैसे उसी तरह से इस कंडीशन में होता ही है कि एक्वस जो फ्लूइड है वो सही से नहीं ड्रेनेज हो पाता है, और या फिर सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ट्रीट क्या करना है कि सिक्रेशन को या तो कम कर दो या फिर ड्रेनेज को इनहांस करवाओ, तो यही सारे ड्रग यूज होंगे। अब एक बात और याद रखना, अब ये ड्रग पे आते हैं, इतना तो सिंपल आप देख लिए हो, देखते हैं। तो जो ड्रग्स यूज होंगे, ये टेबलर फॉर्म में दे दी हूँ क्योंकि सिलेबस में ऐसे कोई बड़ा है नहीं, लेकिन एग्जाम में आए तो आपका कभी छूटना नहीं चाहिए, मेरा सिंपल सा ये पर्पस है। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन वाले ड्रग इसमें यूज होंगे, तो पहला है कोलिनोमिमेटिक, जिसमें कि पाइलोकार्पिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है ग्लाउकोमा की कंडीशन में। ये करता क्या है, क्यों हम लोग इसे यूज करते हैं, तो ये सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और ओपनिंग ऑफ ट्रेबेकुलर मेसवर्क। अब ये थोड़ा सा हमें समझना होगा, ये जो ट्रेबेकुलर मेसवर्क है, ये चलनी लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये जस्ट अ मिनट आप समझना, ये रहा हमारा, और यहाँ से इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा आइरिस में। ये अगर कुछ ना समझ में आए तो समझो कि ऐसा डायलेट है, मतलब ये एंगल को पूरा क्लोज कर रखा है, मतलब चलनी पूरा ये नहीं ओपन है, तो इससे कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दो। ये इतना बड़ा है, इतना छोटा करवा दो सिलियरी, ये सब जब छोटा होंगे तो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ऐसे ऐसे पाथवे, पहले ऐसे हो रखा था अभी ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट कि ये ड्रेनेज सही से हो पाएगी। तो यही पाइलोकार्पिन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है कि करता क्या है, ये इसे हम लोग माइटोटिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है पीपल को, और इस तरह से आउटफ्लो ज्यादा होता है। सिलियरी मसल मतलब जो भी वहां पे स्ट्रक्चर, चाहे वो आइरिस हो, सिलियरी बॉडी हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, और कॉन्स्ट्रिक्ट जब होगा तो रास्ता बड़ा होगा और वो आगे की ओर जा पाएगा। तो यही है कि मेन इफेक्ट क्या है, ये ट्रेबेकुलर आउटफ्लो। और हम लोग का क्या काम था, क्यों हम लोग ग्लाउकोमा में ड्रग को यूज कर रहे हैं, ताकि जो फ्लो है वो ज्यादा हो, जिससे कि एक्वस
जो वहाँ पे फ्लूइड था, ह्यूमर है, वो कम हो जाएगा। तो पहला तो हम लोगों का ये काम खत्म हुआ। और देखो इसका साइड इफेक्ट अगर आप जानना चाहो, वैसे तो कभी ऐसे डिटेल में हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं, पर फिर भी ये ट्रिक है, ट्रिक से इजीली याद रह जाता है। CS से हमें याद रखना होता है कि इस कंडीशन में कैटरेक्ट हो सकता है। कैटरेक्ट में जाना एडल्ट नर्सिंग में डिटेल में समझा चुकी हूँ। एंड ए से याद रखना कि माइटोटिक है ये पाइलोकार्पिन, या फिर इसे कोलिनोमिमेटिक भी बोलते हैं। तो एक की क्या ये और क्या करवाएगा, स्टेनोसिस करवाता है नाजोलैक्रिमल डक्ट में। तो ये दो साइड इफेक्ट याद रखना, कभी MCQ में आपसे पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं, दूसरा जो ग्रुप के ड्रग यूज होंगे वो है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, ये सब कर क्या रहे हैं इसके, और एक कार्बोनिक एनहाइड्रेट। देखो सिलियरी एपिथेलियम पे यहाँ पे रिसेप्टर कौन कौन सा पाया जाता है, अल्फा 2, बीटा 2। तो अल्फा 2 जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के, अल्फा 2 के वजह से सिक्रीशन कम होती है, ऐसा समझो। कॉन्स्ट्रिक्ट ये मेनली अल्फा 1 की वजह से वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो ये इसे भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझो अल्फा 2 जो है वो सिक्रीशन को मेनली अल्फा 2 के वजह से कम होगा। एंड ये बीटा 2 जो है वो सिक्रीशन को ज्यादा करवाता है, एक्वस सिक्रीशन को ज्यादा करवाता है, और वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी सिक्रीशन को ज्यादा करवाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सिक्रीशन को कम करना है। आप खुद बताओ, अब मैं नहीं बताने वाली हूँ, कमेंट में इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। देखो अल्फा 2 सिक्रीशन को कम करवा रहा है, तो हम लोग को जब कम करना है तो इसके एगोनिस्ट दे देंगे, अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो ये तो हमारा काम आएगा ही आएगा। देन ऐसे अल्फा 1 भी देखोगे वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे अल्फा एगोनिस्ट देंगे, ऐसा समझना है, हमेशा याद रखना है। बीटा 2 क्या करवा रहा है, नॉर्मली बीटा 2 क्या करवा रहा है, सिक्रेशन को ज्यादा करवा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर दे देंगे। अब ब्लॉकर देंगे तो सिक्रेशन कम हो जाएगा, और हमारा एम तो यही है ना कि या तो आउटफ्लो ज्यादा कर दो एक्वस का, या फिर सिक्रेशन ही कम कर दो। तो बीटा 2 दे दिया। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है भला है, इसे क्यों, मतलब ये कहाँ से आ गया, तो देखो ये सिक्रेशन में ही हेल्प करता है, ऐसा ऐसा समझना है, सिंपल सा समझाती हूँ कि ये H2O प्लस CO2 H2CO3 बनाता है, एंड फिर से ये HCO3 मेनली ये जो बन रहा है और ये सिक्रेशन में हेल्प, मतलब ये सिक्रेशन को एनहांस करवा रहा है, तो ये किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है। तो हम लोगों को इसकी वजह से अगर सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो ये जो बन रहा है उसी प्रोसेस को रोक दो, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को रोकेंगे तो ये होगा नहीं। तो हमें मिल गया ना, या तो हम लोग सिक्रेशन ये पाइलोकार्पिन से हम लोग आउटफ्लो बढ़ा दे रहे हैं, एंड ये और सारे ड्रग जो है उससे सिक्रेशन कम करवा दे रहा है, और यही हमें ग्लाइकोमा में करना है। तो देखो बीटा ब्लॉकर में ये टिमोलर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कार्डियो में, मतलब इसे कैसे बोल सकते हो, एग्जाम में बहुत आता है डिक्रीज एक्वस। और हाँ, अगर याद ना है और मैं इतना इजिली बोल दे रही हूँ कि हाँ आपको याद है, ये पता होना चाहिए, तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस ये सोचना है कि हाँ कॉन्सेप्ट अभी मेरा क्लियर नहीं है, क्लियर करने के लिए क्या करना है, देखे। अब कोई भी चीज कब आपको भारी भरकम लगता है, जब उसके बारे में नहीं जानते हो। जैसे ही जानोगे, अच्छे से समझोगे, सिर्फ वीडियो देख लो वन शॉट, आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर एक दो बार, हाँ अब जब पता चल जाएगी कि ये चीज है क्या, तो उसका नाम फार्माकोलॉजी में बस यही, अदर से यही डिफरेंस है कि अदर में तो आप वीडियो देख लो, नोट्स पढ़ लो, हो जाएगी, बट यहाँ पे आपका एफर्ट फार्माकोलॉजी में चाहिए होता है बस ड्रग्स याद करने में, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। यहाँ पढ़ा दूंगी, नोट्स से आप रिविजन कर लेना। नोट्स आपको एडल्ट नर्सिंग, फार्मा, फार्मा 2, पैथो 1, जेनेटिक्स सबका अवेलेबल आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। एग्जाम नोट्स है, आगे उसका बताऊंगी, पहले टॉपिक इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। सो डिक्रीज एक्वस, यहाँ पे ये एक्वस सिक्रेशन को कम कर रहा है, क्योंकि बीटा 2 ऐसे सिक्रेशन बढ़ा रहा था, इसको ब्लॉक कर देंगे तो सिक्रेशन कम हो जाएगा। डिक्रीज एक्वस सिक्रेशन मेन इफेक्ट इसका क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक्वस सिक्रेशन को कम किया। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये इंक्रीज करता है यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो। ये यूवी, एक बार देख लो अच्छे से, यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो क्या है ये आपने नहीं समझा, तो यहाँ है ना आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक बार में हम लोग देख लेते तो आप छोड़कर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये वेन ही है, ये वो स्क्लेरल जो आउटफ्लो है, मतलब 90% ये ट्रेबेकुलर, ऐसा समझो कि आपका जो वॉशरूम है, फिर जहां भी पानी आ रही है, तो एक तो नॉर्मल नल से पानी जा रहा है, और एक कहीं और भी होल हो रखा है जहां से भी पानी चली जाती है। तो जो मेन, जाहिर सी बात है कि मेन जो है वो जहां पे ओपनिंग हो रखी है, ट्रेबेकुलर मेसवर्क है, वहां से ही वाटर ड्रेनेज होगा, एंड ये जो होल हो रखा है उससे कम ही पानी जाएगी। तो यही है कि 90% ट्रेबेकुलर मेसवर्क से ही एक बस यहाँ से ड्रेनेज मतलब हटता है, बट 10% जो है ये यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो से कॉर्निया के बाहर आके इस वेन में चला जाता है। तो
क्योंकि 10% ही यहाँ जा रहा है, पर जा रहा है ना, और हमारा काम ये है कि चाहे वो मेन नाली हो, ड्रेनेज का पाथ हो या फिर होल हो, हम अगर वहां पे बहुत पानी हो रखी है तो आप चाहोगे ना कि ये कैसे भी करके बाहर जाए। तो उसी तरह से ये हम लोग, इससे भी हम लोग ये फ्लो को, आउटफ्लो को भी रोकेंगे। और ये आउटफ्लो कब रोकने की जरूरत पड़ती है, मतलब ओल्ड एज में अगर किसी को ग्लाउकोमा हो रखा हो तो ट्रेबेकुलर में इस वक्त भैया अब इतना ये हो चुका है उनका कि ये सब अब कॉन्स्ट्रिक्ट वंस्ट्रिक्ट कुछ हो नहीं रहा है, ये ओपनिंग खुले ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो को, कि 90% तो आप ड्रेनेज ओल्ड एज में नहीं करवा सकते क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, बट कुछ ही करवाओ ताकि सिम्टम से उन्हें रिलीफ हो। तो कौन से ड्रग से ये कम होगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिससे कि ये, जिसका एग्जांपल है लैटेनोप्रोस्ट। थोड़ा सा खतरनाक नाम होता है, लेकिन एक दो बार लिखोगे हो जाएगी। मेन प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम अभी देना है, तो आप मेन क्या करोगे, उसकी स्पेलिंग लिख लिख कर देखोगे। जैसे अब हो सकता है लैटेनोप्रोस्ट को कुछ भी पढ़े, लेकिन आप ऐसा प्रोनाउंसिएशन करोगे कि लैटिनोप्रोस्ट, ताकि एक एक स्पेलिंग आप वहां पे लिख पाओ, क्योंकि आपसे एग्जामिनर आपका कॉपी में प्रोनाउंसिएशन आप वहां पे बोलने वाले नहीं हो, आपका स्पेलिंग देखा जाएगा, वहां पे वर्ड्स देखा जाएगा कि लिखे कैसे हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना। ये कर क्या रहा है वही आउटफ्लो को, मतलब इंक्रीज आउटफ्लो, यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो। शायद यहाँ पे मैं इनहिबिट का अगर बोल दूं तो ये मत सोचना, मतलब हमें करना क्या है, आउटफ्लो, एक्वस को हटाना ही तो है, तो ये आउटफ्लो को बढ़ाता है, रोकता नहीं है, बढ़ाना है हमें। सो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के वजह से हो पाता है। तो इस तरह से भी मेन इफेक्ट क्या है कि एक्वस सिक्रेशन जो है वो मतलब आउटफ्लो जो है वो मेनली इंक्रीज हुआ, तो भी एक्वस वहां पे कम होगा, प्रेशर जो हो रखी है वो नॉर्मल हो पाएगी, या फिर उस जितना है उससे कम होगी, तो सिम्टम ही कम होगा। अल्फा एगोनिस्ट कर क्या रहा था, नॉर्मली अल्फा एगोनिस्ट जो है उस सिक्रेशन को कम करवाता है, तो यही अल्फा 2 सेलेक्टिव मेनली देंगे, जिसकी वजह से एक्वस सिक्रेशन कम होगा। एग्जाम्पल में अब ब्रीमोना, एक दो ड्रग का, एक का भी याद रखते हो तो चलेगा, जब बहुत सारे क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास के मतलब ड्रग एक ही डिजीज कंडीशन में यूज हो रही है, तो आप एक ही ड्रग का नाम लिखोगे। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें कि डोरजोलामाइड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या कर रहा था, वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही जो SCO3 बना था, तो उस प्रोसेस को हम लोग रोक रहे हैं, सिक्रेशन में हेल्प कर रहा था। अब इसको रोके तो जाहिर सी बात है कि कमेगा, तो ये भी सिक्रेशन को कम करवा रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्राइज में ऐसे जब भी इसका नाम आता है, बहुत जगह पे नाम आएगा, तो एसिटाजोलामाइड आपको हमेशा देखने को मिलता है, बट ये जो डोरजोलामाइड है, ये ड्रॉप जितना भी देखे हो सब ड्रॉप के फॉर्म में ही होगा, टॉपिकल ही यूज किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एसिटाजोलामाइड है जो कि IV यूज करेंगे। अब IV यूज करने की कब जरूरत पड़ सकती है, जब कंडीशन एक्यूट होकर आए, पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है, तो उस कंडीशन में हम लोग IV देते हैं, और वहां पे एसिटाजोलामाइड और एक मैनिडोल, क्योंकि मैनिडोल भी जानते हैं कि हम लोग जब भी प्रेशर ज्यादा हो, कहीं भी फ्लूइड ज्यादा हो, तो मैनिडोल उस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑस्मोटिक वाला यहाँ पे खेल चलेगा। नहीं समझ में आ रही, यूरिनरी में पढ़ोगे मेरे से। तो इन दोनों को बस ग्लाउकोमा कंडीशन में IV देते हैं, नहीं तो सब के सब कैसे जाएगा, ये ड्रॉप फॉर्मेट में, ड्रॉप के फॉर्म में रहता है, टॉपिकल यूज किया जाएगा। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी देख लिए। देन एड्रेनालिन एंड एक ये डिपिवेफ्रिन है, ये न्यू ड्रग है जो कि डुअल एक्शन करता है, ये सिक्रेशन को भी कम करेगा एंड आउटफ्लो को भी बढ़ाएगा। तो हमारा दो ही तो काम था, या तो आउटफ्लो बढ़ा दो या फिर सिक्रेशन को कम कर दो, जिससे कि एक्वस जो ह्यूमर है वो कम होगा। अगर वो कम होगा तो प्रेशर जो हो रखी है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज, डिजनरेट जो हो रहा है, वो कंडीशन ठीक होगी, सिम्टम भी ठीक होगा। तो ये था एंटी ग्लाउकोमल ड्रग। हाँ, मैं जानती हूँ कि सिलेबस में नहीं दिया, पर फिर भी मैंने पढ़ा दिया आपको कि कभी भी आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, ENT पढ़ रहे हो, आई का ड्रग पढ़ रहे हो, ग्लाउकोमल नहीं पढ़ोगे तो वो अधूरा रह जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आपको वन शॉट बस ऐसे ही लिख दूँ और वन शॉट के नाम पे कुछ भी पढ़ा के चले जाओ। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोरामफेनिकॉल। ये एक बार फिर से आती हूँ सिलेबस पे ताकि आप ट्रैक पे रहो। देखो, अब हमें मेन क्या, एंटीहिस्टामिन माइंस देख लिए, टॉपिकल एप्लीकेशन देख लिए। टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब अभी एंटी ग्लाउकोमल देखे थे जो कि सिलेबस में तो नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अब आई से रिलेटेड जो दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, क्या ग्लाउकोमा को छोड़ दिया क्या कि आप ये मेनली सब एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, क्योंकि देखिए हो कंजक्टिवाइटिस, बहुत सारे आई में ऐसे इन्फेक्शन कंडीशन होती है, तो वही क्लोरामफेनिकॉल और जेंटामाइसिन बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इन्हीं दोनों के बारे में
पढ़ना है। चलो देख लेते हैं, बहुत इजी है, अब ऐसा कुछ नहीं है। और इसको सेम चीज को मैं पढ़ा के आई हूँ आपको यूनिट लास्ट फार्माकोलॉजी 1 में, तो इसके बारे में भी आप पढ़ के आए हो, पर फिर भी यहाँ के लिए तो देखना होगा क्योंकि यहाँ यूज कैसे करते हैं। देखो क्लोरामफेनिकॉल सिलेबस में कॉम्पोजिशन, एक्शन, यही सारी चीजें, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये सब के बारे में देखना है। तो एक एक ड्रग के लिए सब में देखेंगे। कॉम्पोजिशन अवेलेबल इन प्रिपरेशन सच एज 0.5 WV, ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया? तो इसीलिए मतलब 12th क्लास में केमिस्ट्री भी जरूरी था, वहां ही आप देखे थे। ये शो कर रहा है कि मतलब अगर 100 ml वो ड्रग है तो उसमें 0 कॉम्पोजिशन का मतलब सबसे पहले समझो, क्योंकि हर बार ये आता है, हर ड्रग में आता है। कॉम्पोजिशन का मतलब इतना है कि वो जो ड्रग आपके हाथ में है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, ड्रॉप के फॉर्म में रहे या फिर इंजेक्शन है, टेबलेट है, उसमें मेन सॉल्ट, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, उसका नाम। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो क्लोरामफेनिकॉल का होगा वो क्लोरामफेनिकॉल ही मेन सॉल्ट है, उसमें मेन इंग्रेडिएंट है, मेन मेडिसिन है। तो इसका अमाउंट अगर 100 ml कुछ भी मतलब सॉल्वेंट रहे तो इसमें ये 0.5 ग्राम सिर्फ क्लोरामफेनिकॉल ड्रग है। तो ये कॉम्पोजिशन का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए। ऑइंटमेंट एंड आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है ये। एक्शन इसका क्या है? इट इज ए सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्लोरामफेनिकॉल आता है, वी ऑल नो, डिस्कस करके आए हैं। देन ये बहुत मोटा चल रहा है, इसे छोटा करना होगा, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा। सो करेगा क्या? इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरिया भी प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, अगर उसी को रोक दोगे तो उसकी कहानी, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा, कहाँ से आगे जिंदा रह सकता है? सो ये कि ये 50 जो राइबोसोमल यूनिट है बैक्टीरिया का, उसे रोक देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इसका काम तमाम। ये जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, आगे माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन कुछ नहीं होगी, तो ये अपनी संख्या को कैसे बढ़ाएगा? और संख्या को नहीं बढ़ाएगा तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तरह से ये क्लोरामफेनिकॉल को हम लोग यूज करते हैं। रूट क्या है? तो रूट जाहिर सी बात है कि आई के लिए तो ड्रॉप के फॉर्म में ही इसको यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पैरेंटली जैसे इंट्रावेनस या फिर ओरली भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, डोजेज कितना रखेंगे? तो आई के लिए मेनली 1 से 2 ड्रॉप यूज करते हैं, अप्लाइड 3 and 4 टाइम, जो कि TDS एंड QIT भी शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं। आपका काम है, वैसे तो बता दे हूँ, पर फिर भी अगर सीरियसली आप देख रहे हो तो TID एंड TDS एंड QID का फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर क्योंकि यूनिट 1 में आप देख चुके हो, ये चीजें MCQ में आएगी आपसे, आपसे भारी भरकम पूछे ना पूछे नॉर्सेट लेवल ये सब का, बट ये सब पूछेगा। तो रिस्पॉन्स अगर देते हो तो आप भी क्लास में इन्वॉल्व रहते हो, सो आंसर जरूर देना कमेंट में। आगे चलते हैं, डोजेस देख लिए। देन इंडिकेशन कहाँ पे यूज करेंगे? तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया, कॉर्नियल अल्सर हो गया, ये ट्रैकोमा क्या होता है? आईलेट डिसऑर्डर है, जो कि ये बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के वजह से होता है। तो बैक्टीरियल है भाई, कुछ नहीं याद रहा है तो ट्रैकोमा बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्लोरामफेनिकॉल जो कि एंटीबैक्टीरियल है उसे यूज करते हैं, जिससे ये ट्रीट हो जाएगा। इतना ही नहीं, आई मतलब ये तो आई का हो गया, क्योंकि ENT पढ़ रहे हैं तो ये ईयर का जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है उसे भी ट्रीट करने में क्लोरामफेनिकॉल हेल्पफुल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना। नेक्स्ट आते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारे सिलेबस में है, एक्यूट प्रोफायरिया की कंडीशन में यूज नहीं करते। सिर्फ क्लोरामफेनिकॉल ही ऐसा है जिसमें आपको इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ तो मेरा एक ही मोटो होता है कि अगर आए हैं तो सिर्फ बक के नहीं जाएंगे, उसका मतलब समझा के जाएंगे, क्योंकि मेडिकल बेस्ड नर्सिंग में है भाई, ऐसा कैसे मतलब सिर्फ पढ़ के चले जाए। तो एक्यूट प्रोफायरिया में हम लोग यूज क्यों नहीं करते? इस कंडीशन में ऐसे ही हीम नहीं बन पाती है, जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक नहीं पढ़े हो पूरा खत्म है, आप पीछे हो। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़ जरूर लेना, क्योंकि जेनेटिक फार्मा पैथो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका दिमाग चलेगा तब जब आप पढ़े रहोगे। टर्म्स ऐसा नहीं कुछ भी बना के लिख दोगे, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, जो कि सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी पता चलेगा। सो टॉक्सिक पोरफायरिन फॉर्मेशन इसकी वजह से ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये टॉक्सिन प्रोफायरिन बहुत ज्यादा हो गया तो न्यूरोलॉजिकल एंड एक्यूट अटैक स्टमक पेन की, अगर एक्यूट प्रोफायरिया की कंडीशन है और उस कंडीशन में आप दे रहे हो किसको? क्लोरामफेनिकॉल ड्रग को, तो ये इसमें एक्यूट अटैक ऑफ स्टमक पेन, न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे साइन सिम्टम देखने को मिलने लगेगा। नेक्स्ट,
नॉन हाइपर सेंसिटिविटी हो या फिर प्रीवियस एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो, तो उस कंडीशन में तो सब में कॉन्ट्राइंडिकेशन लिख सकते हैं। कुछ ना याद रहे तो इतना तो याद रहे, उसी ड्रग से अगर उसको हाइपर सेंसिटिविटी ये सब रिएक्शन हो रही है तो कैसे दे देंगे, वो तो उसके लिए अच्छा नहीं है ना, उसका ही इम्यून उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ठीक है, ये तो कोई भूल नहीं सकता। देन न्यूनेट लेस देन 1 वीक ओल्ड, पर्टिकुलरली प्री टर्म इन्फेंट हो तो इस कंडीशन में नहीं देते। न्यूनेट लेस देन 1 वीक ओल्ड पर्टिकुलरली प्रीटर्म इन्फेंट में नहीं देते, क्योंकि लीवर से सीक्रेट होता है आईयूडीपी ग्लूकोरोनोसाइलेट ट्रांसफरेज एंजाइम है, जिसके हेल्प से ये क्लोरामफेनिकॉल जो है वो मेटाबोलाइज हो पाता है। बट उस टाइम पे तो बच्चा बहुत छोटा है, अच्छे से एंजाइम नहीं पाए क्योंकि उनके उसके ऑर्गन मैच्योर ही नहीं है, तो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से बच्चा में ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। टॉक्सिसिटी पढ़ाऊंगी वहां भी, इतना ध्यान रखना, कुछ नहीं ध्यान रहे तो इतना ध्यान रखना कि प्रीटर्म इन्फेंट में नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें एक ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकॉल की वजह से देखने को मिलता है। देन अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ये कैटेगरी सी का ड्रग है, तो इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। जितने भी अभी प्रेगनेंसी वाला भी कैटेगरी आएगा यही फार्माकोलॉजी 2 में, तो वहां आप देखोगे। अब की सिंपल सी बात है भाई, कि देख रहे हो कि जब इन्फेंट वो बच्चा जन्म ले लिया तो वो उसको हार्म कर रहा है, उसके बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, ग्रे बेबी सिंड्रोम लीड कर रहा है, और बच्चा भी पेट में ही है। कैटेगरी सी इतना ही कि प्लासेंटल बैरियर को ये क्रॉस कर जाएगा क्लोरामफेनिकॉल, और अगर क्रॉस कर दिया प्रेगनेंसी की कंडीशन में तो बच्चा में उसी टाइम पे उसके अंदर सारा इफेक्ट शो कर देगा, तो प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इस ड्रग इंट्रैक्शन अगर देखें तो डिक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट व्हेन कंबाइंड विद, देखो स्पेसिफिक अगर सिलेबस में कोई ड्रग दे दिया है, जैसे क्लोरामफेनिकॉल आपको मिल गया, क्योंकि ज्यादातर आपको रास इनहिबिटर तो एंटी हाइपरटेंसिव ऐसे दे दिया जाता है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दिया है तो सोच लो कितना, बता नहीं सकते ग्रे बेबी सिंड्रोम कितना बार पूछा हुआ है कि क्लोरामफेनिकॉल की वजह से होता है। उस तरह से क्योंकि क्लोरामफेनिकॉल स्पेसिफिक ड्रग है, तो इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्यों आखिर नहीं देना, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, साथ ही साथ ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब एक बात और समझना, क्योंकि बुक में ना इतना ही दिया हुआ रहता है कि इस ड्रग के साथ इसको मतलब इसका इंट्रैक्शन हो जाता है, तो इंट्रैक्शन का मतलब जब हम लोग यूनिट 1 में देखते हैं तो वहां ये देखते हैं फार्माकोलॉजी यूनिट 1 में कि इंट्रैक्शन का मतलब है कि ड्रग का किसी और ड्रग के साथ मिलने के बाद हो सकता है कि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसका इफेक्ट एडवर्स मतलब खराब हो जाए। तो ये समझना है कि जो ड्रग इंट्रैक्शन आपको पढ़ने को दिया गया है बुक में, उसका ज्यादातर यही मोस्टली हर टाइम यही समझना है कि वो उस ड्रग के साथ हमें नहीं देनी, क्योंकि उससे कंडीशन खराब हो जाएगा। तो वही है कि इससे हम लोग कंबाइन ये इसका रिस्क इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगी, अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलेगी। एबारटेसाप्ट के साथ इस ड्रग के साथ नहीं देते, ये ड्रग इम्यून सप्रेशन करता है, और जो क्लोरामफेनिकॉल है वो भी बोन मैरो सप्रेशन करता है। अब अगर इम्यून सप्रेस हो रही है एंड साथ ही साथ ये भी बोन मैरो सप्रेशन कर रहा है, तो दोनों के वजह से कंडीशन इतना वर्स होगा। बोन मैरो सप्रेशन होने से क्या होगी, क्योंकि वहां से ही तो इम्यून सेल्स जो भी WBC बन रहे हैं, तो कंडीशन इम्यून बहुत वीक हो जाएगा और अदर कंडीशन उसे अफेक्ट कर सकते हैं, तो कभी भी इसके साथ हम लोग नहीं देंगे। नेक्स्ट जो ड्रग है बैक्सीमैब के साथ भी नहीं देते, बिकॉज ये ड्रग जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है, और ऊपर से हम लोग क्लोरामफेनिकॉल का क्या देखे थे कि बोन मैरो को सेपरेशन कर रहा है, वहां से प्लेटलेट ऑलरेडी नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में प्लेटलेट नहीं है तो ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा हो जाती है। देन ये देखोगे एक और है ल्यूरासिडॉन, इस ड्रग के साथ भी देते हो तो सीरियस इंट्रैक्शन होती है। तो इन ऐसे ये सब ऐसे ड्रग है जिसके साथ कभी क्लोरामफेनिकॉल को नहीं देना होता है। एडवर्स इफेक्ट इसकी वजह से क्या होगा, तो देखो ज्यादातर यहाँ पे तो हम लोग टॉपिकल यूज किए थे, है ना, क्लोरामफेनिकॉल को ड्रॉप का फॉर्मेट था, तो ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सिस्टम में वो इतना जाएगा ही नहीं। बट फिर भी क्योंकि सिस्टेमिक भी तो क्लोरामफेनिकॉल को दिया जाता है ना, तो उस टाइम पे हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा, ब्लड ये डिस्कैरियोसिस, मॉडरेट एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड पोटेंशियल लीथल एप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि बोन मैरो सेपरेशन हो रहा है, वी ऑल नो। सो ये सारे कंडीशन ब्लड सेल से रिलेटेड क्लोरामफेनिकॉल की वजह से देखने को मिलेगा। अदर रिएक्शन देखें इंक्लूड ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड इसोफेजाइटिस। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट, क्लोरामफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा है, ऑटोटॉक्सिसिटी करवाता है, सोच लो। ऑटोटॉक्सिसिटी
यूनिट 1 में पढ़ना था, वहां पे क्लोरामफेनिकोल को देखे थे। अगर ज्यादा दे दिए तो उस कंडीशन को टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो क्लोरामफेनिकोल की वजह से टॉक्सिसिटी होगा तो क्या हो सकते हैं, अगर डोज ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल सी बात है, वो तो नॉजिया वोमिटिंग इरिटेट कर रहा है, तो ये तो फिर भी ठीक है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोटेंशन, वोमिटिंग, ये सब हो रही है। देन सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड कॉमा। लेकिन साथ ही साथ अगर बच्चे में देखें तो ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी सीन इन इन्फेंट एंड प्रीटर्म न्यूनेट, क्योंकि वो एंजाइम नहीं है जो कि इसका मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो नहीं होता, इसके वजह से बॉडी में ज्यादा हो जाती है और ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकोल की वजह से देखने को मिलता है। आप क्या करोगे, आपका क्या रोल है इस ड्रग में? तो सबसे पहले तो मॉनिटर कर, देखो कभी भी 15 से 50-25 mg के बीच में ही ये रहना चाहिए। थेराप्यूटिक रेंज का मतलब क्या होता है कि किस रेंज में हम लोग ड्रग को दें कि हमारे ब्लड में जाकर इतना रेंज वो मेंटेन रहे। 15 होना चाहिए तब वो काम करेगा, और 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो हमेशा आपको उसका ब्लड टेस्ट सब होते रहेगा। सिस्टेमिक ऐसे आई में जब देते हो ना तो नहीं, लेकिन क्लोरामफेनिकोल हम लोग इंडिविजुअल देखें इससे क्या क्या हो रहा है वो मेन देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर ब्लड में ज्यादा हो जाए 50 से, तो फिर टॉक्सिसिटी करवा देगा। तो हमेशा इंडरली एंड यंग जो चिल्ड्रन है उसमें मॉनिटर करते रहना होता है। परफॉर्म बेसलाइन एंड रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डिक्रीज ब्लड सेल काउंट। देखो आप बोलोगे कि कैसे हम लोग देखेंगे रेंज, तो ब्लड टेस्ट सब क्लोरामफेनिकोल दे रहे हो तो करना बहुत जरूरी होता है। एंड साथ साथ क्योंकि सेल्स भी बोन मैरो सप्रेशन हो रहे हैं, तो वो भी आप सेल्स का भी देखोगे कि अगर ज्यादा हो रहे हैं, कम बहुत कम हो गए, तो फिर हमें इसे रोकना होगा। इंश्योर राइडोज, और ये कौन छोड़ेगा भाई, हिस्ट्री विस्ट्री तो कई बार हम लोग देख लिए कि ये तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, अदर चीजें लिखे या ना लिखे कि राइडोज राइट पेशेंट, ये नन मतलब उनके बेसिस बेनिफिशेंस के लिए नन माल एफिशिएंस में भी आ जाएगा, जो कि हमारा क्वालिटी होता है कि उनको हानि ना हो उस डोज से, ड्रग से, इसके लिए हमें राइट सब चीजें सही देनी होगी। तो इतना था हमारा क्लोरामफेनिकोल, बहुत इजी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि 50S यूनिट राइबोसोम पे काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, बैक्टीरिया इस तरह से कहाँ से ग्रोथ कर पाएगा। यूज कहाँ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखें कि कंजक्टिवाइटिस ट्रैकोमा हो गया, देन ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया। साइड इफेक्ट इसके क्या आ सकते हैं, तो साइड इफेक्ट में हम लोग जब सिस्टेमिक हो ज्यादातर तब साइड इफेक्ट होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ ड्रग इंटरेक्शन कब हो सकता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम को हमेशा याद रखना कि टॉक्सिसिटी बच्चे में हो सकती है, और हमारा क्या काम ये सब, और मेन इसका जो साइड इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेस कर रहा है उससे रिलेटेड आ रही है। तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। लेकिन लिखना तो सही, आप लोग कभी लिखते ही नहीं हो अपना डाउट। देन अगर डाउट नहीं हो रहा है ना तो अच्छी बात है, एक तो ये हो सकता है कि आप अच्छे से समझ ले रहे हो, जो कि मेन मेरा मुद्दा ही यही है, बट मोस्टली आलस की वजह से पूछना ही नहीं चाहते हो आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्रग पे, जेंटामाइसिन। सिलेबस में तो जेंटामाइसिन दिया हुआ है, पर ये माइसिन और ये मेन ड्रग देखोगे तो ये MI यहाँ पे होता है, तो ये भी डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। बुक एंड सिलेबस में यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ रहा था तो देख लेना। कॉम्पोजिशन इसका क्या है, टिपिकली इसमें अगर 100 ml का ड्रॉप है तो उसमें 0.3 ग्राम होगा ये जेंटामाइसिन। डब्ल्यू शो करता है कि वो जो मेन कॉम्पोजिशन, मेन जो इंग्रेडिएंट, मेन जो सॉल्ट है वो है ग्राम में, और वो है वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वो ml में है। तो ये जो मेन जो सॉल्वेंट रहेगा, चाहे उसमें कुछ भी रहे, अदर चीजें वाटर जो भी रहे, ये ml में है, और 0.3 ग्राम ये मेन सॉल्ट ग्राम में है। एक्शन क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड किसी को नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में आप पढ़ के आए हो कहाँ पे, लास्ट यूनिट ऑफ फार्माकोलॉजी 1। वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हो, अलग डली हुई है वो, तो कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना देंगे तो मतलब रूट क्या है, तो आई के लिए तो मेनली टॉपिकल आई ड्रॉप के रूप में ही यूज करते हैं, और डोजेस देखोगे तो 1 से 2 ड्रॉप 4 टाइम डेली, या फिर 3 या 4 टाइम कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। इंडिकेशन क्या है, तो बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस हो गया, आईलिड इन्फेक्शन हो गया, जो कि ब्लीफराइटिस था, ये क्या है अगर आपको नहीं पता तो सिंपल सी बात है भाई कि आईलिड में इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता दैट मीन्स क्या, नहीं पढ़ के आए हो। ENT फार्माकोलॉजी 1, फार्माकोलॉजी 2 का चैप्टर नंबर 1, वहां पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। 5 मार्क्स में चांसेस होता है कि आईलिड का इन्फ्लेमेशन पूछ ले, तो ये ब्लीफराइटिस में, क्योंकि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, तो वहाँ पे यूज करते हैं। एंड प्रोफाइलेक्सिस आफ्टर इंजरी एंड सर्जरी हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको किसको जेंटामाइसिन को यूज करते हैं, क्योंकि ड्रग अगर बार बार
चाह रही हूँ कि बार बार बोलूँ ताकि आपको सुनने मात्र से ही याद हो जाए। मेरा हमेशा यही पर्पस होता है कि अगर आप वीडियो 1 शॉट में आए हो तो 80 से 90% यहाँ पे ही आपके दिमाग में रिटेन रह जाए और लास्ट टाइम एग्जाम से पहले आप नोट से रिविजन कर लो। देन इंडिकेशन कहाँ यूज करेंगे, तो बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन ये तो हम लोग देख लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देना है हमें, तो ऑब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर सीवियर बर्निंग हो, स्टिंगिंग हो, तो इस कंडीशन में हम लोग यूज नहीं करेंगे। ड्रग इंट्रैक्शन देखें तो जेंटामाइसिन इफेक्ट मॉडिफाई व्हेन टेकन इरिथ्रोमाइसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ आपको नहीं लेना है, इतना याद रख लेना, नहीं तो इससे अल्टर हो जाएगी, इसकी अनवांटेड चीजें देखने को मिलेगा। एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट देखें तो कॉमनली इरेशनल एंड मतलब बर्निंग सेंसेशन, ऐसा इससे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं जेंटामाइसिन की वजह से होती है। हाँ बर्निंग सेंसेशन जिस साइट पे दे रहे हो तो क्योंकि केमिकल है तो बर्निंग ये सब हो सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट भी इसका ना तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका कुछ है ना ही साइड इफेक्ट। रोल ऑफ नर्व्स देखे तो आपका क्या काम, आप क्या कर सकते हो, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सब हो सकती है तो उसे देख लो, कहीं पे रैसेस, पल्मोनरी सिम्टम, वीजिंग हो, सिम्टम ये सब आने के चांसेस होते हैं, तो वो सब मॉनिटर बस करना है, जरूर नहीं है कि सब में आ ही जाए। एंड नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो सभी ड्रग में लिखते हैं, इसमें भी लिखेंगे राइट डोज राइट ड्रग, ये सब आप सब लिखोगे। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट शुरू होती है वो है जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई ड्रॉप इंस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं। वो करते कैसे हैं, तो अगर मैं कुछ ना बताऊं, सिंपल सा बताऊं, तो इतना याद रखना है कि जब भी आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहे हो, ड्रॉप डाल रहे हो, तो हमारे पास दो चीजें होती है। ड्रॉप होता है, जस्ट अ मिनट ताकि मैं जगह बना लूं, 1 मिनट, 1 मिनट ताकि अच्छे से बता दूं। इंस्टॉलेशन अगर जैसे आई ड्रॉप के फॉर्म में ही आई इन्फेक्शन की वजह से फिर आई वाले प्रॉब्लम से आया, तो ज्यादातर ड्रग चाहे ग्लाउकोमा वाला देखे या फिर जो भी इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस था, इन सब के कंडीशन में जो मेडिसिन होगा वो ड्रॉप के फॉर्म में होगा। तो कैसे डाला जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको या तो ऑइंटमेंट के फॉर्म में देखने को मिलेगा या फिर आपको देखने को मिलेगा ड्रॉप के फॉर्म में। तो दो चीजें, दो ड्रग आपके पास है, तो पहले आपको ड्रॉप को डालना है, तब आपको ऑइंटमेंट अप्लाई करनी है, क्योंकि ऑइंटमेंट जो है वो थिक होता है, वो थिक आई में जाने के बाद फिर ये ड्रॉप को मेनली एब्जॉर्ब होने ही नहीं देगा। तो ये चीज को याद रखना है। देन नेक्स्ट जो है उसमें हमें ध्यान देना है कि अगर आपके पास दो ड्रॉप, जैसे कंजक्टाइव यहाँ पे जो है वो हम लोग ऐसे दो ड्रॉप डाल देते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जानो, तो इसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि यहाँ पे दो ड्रॉप रुक पाए। सो हमेशा दो ड्रॉप के बीच में 5 मिनट का गैप होना चाहिए। अब ये चीजें हो सकता है कि आप नहीं देखोगे या फिर उतना नहीं फॉलो होता है। अगर एक ही ड्रग का दो ड्रॉप देना हो हमें, तो हम लोग नहीं 5 मिनट रुकते हैं, लेकिन अगर दो टाइप के ड्रग हो और ड्रॉप में देनी हो तो 5 मिनट आपको रुकना है एंड वो मेंटेन करना है। थर्ड चीज है कि और आप क्या कर सकते हो, हमेशा कम से कम 1 इंच मतलब 2.5, ये जो जैसे हमारे पास ये ड्रॉप है, जो ऊपर वाला नोजल जिसे हम लोग बोलते हैं, कभी भी यहाँ पे ना तो आप इसे टच करोगे ना ही पेशेंट को बोलोगे, कभी भी टच नहीं करना, उसको स्टेराइल रखना है। लेकिन ध्यान रखना 0.5 से 1 इंच का ही हम लोग ये रखेंगे, ऊपर रखेंगे, नहीं तो अगर ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे गए तो वो तो ये नोस्ट्रिल फिर अनस्टाइल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ज्यादा ऊपर रहा तो कॉर्निया ग्रेविटी की वजह से डैमेज हो सकती है। तो ये सब बातें थी एंड साथ ही साथ ये वाला पार्ट को ये क्लोज करना होता है ताकि लैक्रिमल डक्ट में मेडिसिन ना जाए। और आप जब भी ड्रग अगर मतलब डाल रहे हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहे हो, तो ये नीचे लोअर आईलिड को आपको इस तरह से फैलाना है, वो भी चेक बोन पे रख के, और पेशेंट को ऊपर की ओर देखने को बोलना है ताकि यहाँ पे स्पेस मिल सके और आप ड्रग को दे पाओ। तो ये था पूरा कि कैसे आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हो। यहाँ से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है, शायद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है। तो चलते हैं, इतना बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, ये हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यही था कि हमेशा ये जो यहाँ का जो पार्ट है कि 5 से 10 मिनट आपको रुकना है, कि रोज 5 मिनट इंस्टॉलेशन के बाद 5 मिनट रुकने भी बोलनी है। सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, अप्लाई प्रेशर, लैक्रिमल डक्ट, 1 मिनट, अवॉइड नेजो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशर ऐसे अप्लाई करके रखनी है डालने के बाद, नहीं तो फिर
यहाँ पे नाजो लैक्रिमल डक्ट है उससे ड्रग बाहर चला जाएगा। अस्टिलिटी का वही 1 इंच मेंटेन करके रखना है। एंड देन पेशेंट को एजुकेट क्या करना है, एडवाइस पेशेंट रिमूव कॉन्टेक्ट लेंसेज से सब हो तो रिमूव कर दो भाई, नहीं तो काम मतलब ड्रग अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। और एक और था क्या, ये जो प्रेस करने बोली, जैसे इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग पुंटम बोलते हैं, ये ऐसे प्रेस करना होता है ताकि ड्रग ना जाए लैक्रिमल डक्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ईयर ड्रॉप के बारे में पढ़ना। आई में आप जेंटामाइसिन एंड एक पढ़े क्लोरामफेनिकॉल। सेकेंड ईयर ड्रॉप जो है उसमें सोडियम ग्लिसरीन पढ़ना है। सोडियम ग्लिसरीन को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट आई ड्रॉप भी ईयर ड्रॉप बोलते हैं। आई खत्म हुआ, ईयर ड्रॉप स्टार्ट हो गया। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सोडा ग्लिसरीन है इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, साथ साथ वहाँ पे ग्लिसरीन भी रहेगा ताकि वहाँ पे ये करे। सो सोडियम बाइकार्बोनेट इज एक्टिव कंपोनेंट टू सोडा बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन इन ईयर ड्रॉप, सो इसीलिए इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप भी बोलते हैं। कॉम्पोजिशन वही है 5%, मतलब 5 ग्राम रहेगा, 100 ग्राम अगर पूरा है तो ये। और ध्यान रखना है लिक्विड भी वेट में, जैसे 1 केजी में, क्योंकि बुक में देखो फार्माकोलॉजी में ना कभी भी वी और डब्ल्यू में, वी वॉल्यूम बताता है कि 100 ग्राम में इतना है, यहाँ पे जो भी लिक्विड भी मापा गया है वो वेट में ही मापा गया है। ये सीरियस पब्लिकेशन बुक में भी आप देखोगे, आपको देखने को मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हालांकि आपके लिए इतना ये है नहीं, बट कई सारे स्टूडेंट आते हैं सीरियस आते हैं, कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है। अच्छे स्टूडेंट या फिर पढ़ने में सच में आपका अगर फोकस हो ना, मैं किसी को ये जज नहीं कर रही हूँ कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फोकस जो अगर हो ना तो ये नॉर्मली साइंटिफिकली अप्रूवल है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, क्वेश्चन आते तो आप लोग जब भी आता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं पर्सनली मैसेज देखती हूँ, उसका रिप्लाई भी देती हूँ। अगर कमेंट जैसे आज बनाई वीडियो आज आ गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की भी कोशिश करती हूँ। सो यहाँ पे देख लेना, ये मेन सोडियम बाइकार्बोनेट है कितना, तो 5 ग्राम, 100 ग्राम है, 5 ग्राम है, इस बात को बस यहाँ से समझनी है। देन इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, तो ईयर वैक्स रिमूवल में कैसे हेल्प करेगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखो ईयर वैक्स बनता कैसे है, कान से जो गंदगी निकलती है, कन्हौआ हम लोग की तरफ उसे बोला जाता है, पता नहीं आप लोग जानते हो। ईयर वैक्स अच्छा है, मतलब अदर वर्ड पे नहीं जाते, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट है। सो ये ईयर वैक्स फैटी एसिड एंड सीबम से बनता है। तो ये एसिड है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट जा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉफ्टीकरण प्रोसेस से मतलब ऐसे बाहर निकालता है। सोडियम जान ही रहे हो, वाटर को भी लेगा और हाइड्रोलेशन भी करेगा, एंड इस तरह से उसे मतलब जो इम्पैक्टेड होता है, सेरेमन इम्पैक्टेड आपको पढ़ना भी था ईयर वाले में, मतलब सिलेबस में है, तो वहां पे वो जो हार्ड होता है उसको सॉफ्ट बना देता है। ग्लिसरीन भी यही करेगा कि साथ में जैसे ये तो थोड़ा साथ न्यूट्रलाइज किया और वो सॉफ्ट कर देगा। अब सॉफ्ट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगी, या तो खुद से आएगा या फिर कुछ इक्विपमेंट होती है आसानी से वो बाहर आ जाएगा। देन यही है कि हम लोग ईयर वैक्स रिमूवल, इन्फ्लामेशन रिलेटेड पेन, कंजेशन, मेनली ओटाइटिस एक्सटर्ना हो तभी यूज करेंगे। कभी भी ईयर ड्रम अगर परफोरेशन हो तो उस टाइम पे हम लोग ये सोडा ग्लिसरीन को यूज नहीं करते, बिकॉज अगर ईयर ड्रम परफोरेशन है तो जो ईयर वैक्स है वो अंदर की ओर चला जाएगा तो कंडीशन और वर्स हो जाएगी, वहां पे नर्व से सब है, तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये एलर्जिक रिएक्शन हो गया, फिर परफोरेशन ईयर ड्रम हो गया तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। ड्रग इंट्रैक्शन हैव बीन नोटेड एस्पिरिन, बार्बिट्रेट, लिथियम एंड इन सब के साथ नहीं देंगे, नहीं तो इसका अल्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। रूट देंगे कैसे, तो टॉपिकल, मतलब वही टॉपिकली का मतलब क्या होता है कि स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आ रहा है, बाहर के कांटेक्ट में है। और ओटाइटिस ओटिक यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ईयर में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, ड्रॉप के फॉर्म में होता है, नाम में पहले ही दिया हुआ था, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ड्रग हम लोग देखते हैं, ये सोडा ग्लिसरीन के बाद हमारे सिलेबस में है बोरिक स्प्रिट ईयर ड्रॉप। ये इसे हम लोग ओटिक बोरिक एसिड या फिर अल्कोहल भी बोलते हैं। मेनली इसमें एसिड या फिर ये इससे समझने के लिए सिंपल सा याद रखो, अल्कोहल जो स्प्रिट होता है हॉस्पिटल में, कभी उसे लगाए हो, लगाने के बाद देखते हो ड्राई कितना हो जाता है। तो जब भी जैसे स्विमिंग के वजह से मतलब कान में अगर मोइस्ट हो, पानी भर गया हो, मोइस्ट हो, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया एंड फंगी का ग्रोथ बहुत होता है। तो उस टाइम पे ये अल्कोहल वहां पे बहुत ही सूखा कर देगा, और जो पानी की वजह से जिंदा था वहां पे सुखाड़ आ गया तो कौन लोग वहां पे रहेगा, बैक्टीरिया या फिर फंगी, कोई नहीं रहता। और इस तरह से ये हेल्पफुल होता है। तो बस यही है, प्रिपेयर्ड में तो वही है कि 1.05 ग्राम ये रहेगा। एंड बोरिक एसिड इन अल्कोहल, अल्कोहल के साथ रहता है, इसलिए इसका नाम बोरिक, ये
बोरिक स्प्लिट ईयर ड्रॉप है। एक्शन इसका क्या है, यूज टू बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन बाय ड्राई कर देता है। हाथ में ही खुद एक फिल्म या फिर कुछ शॉर्ट था कि नर्सेस का मतलब जो मेनली कहाँ रहती है, ओटी में, उनका हाथ देखो कितना ड्राई रहता है, हमेशा हैंड वॉशिंग, या फिर आप ही 4-5 पर हैंड वॉश कर लो तो आपका ऐसे शॉर्ट नहीं रहेगा ड्राई, क्योंकि स्प्लिट में होते हैं, सो ड्राई कर देगा ईयर कैनाल को। सो पर्टिकुलर इफेक्टिव जो स्विमिंग ईयर वाले, स्विमिंग करने से पानी जो अंदर चला जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया वो मोइस्ट की वजह से चले जाते हैं, तो अगर वो जिस मोइस्ट की वजह से वही हट गया तो कंडीशन में सुधार आती है। इंडिकेशन कहाँ पे, ओटाइटिस एक्सटर्ना में ही ये स्विमिंग ईयर वाली ये देखने को मिला था, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, वेरियस बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन ईयर, क्योंकि वो मोस्ट की वजह से रहते हैं, मोस्ट हटा देंगे और ये काम ही यही कर रहे हैं तो ये ठीक हो जाएगा। डोजेस देखे तो 1 से 2 ड्रॉप इंस्टेंट 3 to 4 टाइम ये देना होता है। 1 to 2 ड्रॉप ही ज्यादातर देख रहे हो, कुछ ना याद रहे तो, क्योंकि एग्जैक्ट डोज इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, वहां पे कभी आपका लॉजिक नहीं चलेगा, जो भी डॉक्टर लिखेंगे वो आप देख के दोगे ही दोगे। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी में जब याद ना रहे तो वहां पे आप एक कॉमन ऐसा बना सकते हो कि बीच एवरेज में हमें कितना जाना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए किसी ड्रग का तो सबके लिए भाई, कि उससे से अगर हाइपर सेंसिटिविटी जो हम लोग अच्छा के लिए देते तो उसके लिए हाइपर सेंसिटिविटी जैसी रिएक्शन होगी तो हम लोग नहीं देंगे। एंड 2 ईयर से अगर कम हो तो नहीं देंगे, बिकॉज उनका जो मेन जो वहाँ पे स्किन है, म्यूकोस मेम्ब्रेन है, वो उतना इरिटेशन नहीं झेल सकता है, ड्राइनेस नहीं झेल सकता है। दिस इज द रीजन कि इन लोगों में हम लोग नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, डोमियोलॉजिकल देखने को मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये सॉरी ये सूरियासिफॉर्म का, जहाँ पे लीजन फॉर्म इंटेंस इरिथ्रोमेटस, यहाँ ये सीरिफॉर्म पहले देखो तब जाके इरिथ्रोमेटस रेडनेस की कंडीशन देखना। यहाँ पे देखो ड्राई हो गया तो ये ड्राई ही कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन इसमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकती है। एंड सिस्टेमिक तो कम ही चांस है कि जाएगा, बट अगर ये सिस्टेमिक जाए तो वॉमिटिंग एंड डायरिया सिस्टेमिक में करवा सकता है, जो कि सब में लिखते हैं एडवर्स इफेक्ट में। किस में छोड़ते हैं जब एंटी इमेटिक ड्रग पढ़ते हैं तो हमें नॉजिया वोमिटिंग नहीं लिखना। जैसे मैं रही अपने क्लास की टॉपर, नहीं भाई, तो ये क्या हुआ कि टीचर आए, बोले कि कोई ऐसा मतलब कि एंटीमेटिक टॉपिक चल रहा है और मुझसे पूछ लिया गया कि बताओ कि कौन सा ये इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। मैं तो जुगो से समझ रही हूँ कि सारे ड्रग का नॉजिया वोमिटिंग होता है, जितना भी खाई हूँ नॉजिया वोमिटिंग हो ही जाता है। तो हाथ उठा के सबसे पहले सर इसका नॉजिया वोमिटिंग मतलब, अब बताओ क्या हुआ होगा मेरा हालत, आप खुद बताओ कि एंटीमेटिक पढ़ाया जा रहा है, मुझे क्या पता कि वो वोमिटिंग वो ठीक करेगा। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है, हालांकि मेरे साथ ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ था, हाइपोथेटिकल मैं बता रही हूँ तो देख लेना। नेक्स्ट रोल, ये ड्रग को कैसे ये एडमिनिस्टर करना है, तो नर्स है बस स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डालोगे, आपका रोल ऑफ नर्स लिखोगे तो ये लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पोजीशनिंग का ध्यान रखना कि आफ्टर इंस्टॉलेशन ईयर ड्रॉप इंस्ट्रक्ट द पेशेंट लाई डाउन, अगर इसमें डाला है तो अपोजिट में भाई सोएगा, नहीं तो ये बाहर चला आएगा ना, तो ये तो सिंपल से बात हम लोग लिख ही लेंगे। पेशेंट को एजुकेट क्या करना है कि एडवाइज द पेशेंट डेट इंस्टॉलेशन ड्रॉप एंड यूज ऑफ कॉटन स्ट्रैप, ये इस टाइम पे डाला जाता है मेडिकेशन, तो कॉटन ड्रॉप भी आप यहाँ पे रख रहे हो तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे पा रही है, तो थोड़ा देर के लिए डेफनेस फील हो सकता है, तो ये पहले ही बता देना, नहीं तो आपके ऊपर कैसा ड्रग डाले हो तो कुछ सुनाई, बहरा कर दोगे क्या, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टच द ड्रॉपर टू इंश्योर इट रिमेन स्टेराइल, ड्रॉपर का फिर से वो वाला पार्ट नहीं टच करनी है, अनस्टाइल उसको रखना है। सेफ्टी का ध्यान देना है कि एलर्जी पर्टिकुलर स्किन रैशेस हो रही, इचिंग हो रही है, तो ये सब भी देखो, एडवांस इफेक्ट देखना हमारा काम ही होता है। लेकिन एक बात जो छूट रही है हमसे, क्या होल्ड कैसे ड्रॉप को डालते हो, तो ये 3-4 बार हो चुका है, फिर से पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। और यूनिवर्सिटी में क्योंकि अब तो कॉम्पिटिशन के लिए जाना पहचाना क्वेश्चन हो गया, अब तो कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है अगर एडल्ट हो तो पुल द पिना अप, क्योंकि बड़ा है तो आप करेंगे अप एंड बैक, एंड वही अगर 3 साल से छोटा बच्चा हो तो उसमें पुल द पिना डाउनवर्ड एंड बैक की तरफ करते हैं, तो ये आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, इसके बाद टॉपिक पूरा खत्म हो जाती है, यहाँ तक ही हमारा है। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश अगर याद हो, अभी ही क्लास ली हूँ आईसीयू वाला, ये जब भी कोई वेंटिलेटर पे हो, बैक्टीरिया सब इन्फेक्शन हो, ये
एंटीबैक्टीरियल है, जो कि माउथ में जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसे मारता है, उसे किल करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो देख लेते हैं इसमें जीरो, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये नीचे आ गई और ये मिट भी नहीं रहा है, तो लिख देती हूँ कि 0.12% या फिर से नहीं दिख रहा होगा, तो इतना ही होगा कि मतलब अगर 100 ग्राम पूरा ये क्लोरहेक्सिडिन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के फॉर्मेट में ही हो रहता है, तो सिर्फ 0.12 जो है ये रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम में है तो ग्राम नहीं बोलेंगे, ये इतना ml में 0.12 ml में रहेगा हमारा क्लोरहेक्सिडिन। कॉम्पोजिशन समझ में अब तक आ गई होगी। एक्शन इसका क्या है, कलर चेंज करती हूँ नहीं तो बहुत ही भद्दा सा दिखेगा। सो इट बिलोंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्लास से ये आता है, एंटीबैक्टीरियल ही है क्लोरहेक्सिडिन। कई बार डिस्कस किए हैं, इट वर्क डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जम्स इन अ माउथ विल हेल्प टू रिड्यूस द स्वेलिंग रेडनेस, क्योंकि बैक्टीरियल जब भी इन्फेक्शन हो स्वेलिंग रेडनेस सब हो रखी होती है, तो जब भी इसे देंगे तो ये कंडीशन ठीक होगा। इंडिकेशन देखते हैं कहाँ यूज करते हैं, तो स्टोमेटाइटिस, भाई साहब कोई भी इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक नहीं बताएगा, 1000 बार इससे पढ़ा के आई हूँ, जीआई में भी पढ़ाई हूँ, जब कैंसर डिस्कस किए थे वहां भी पढ़ाई हूँ। मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में कि स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है। टॉन्सिलाइटिस हो, जिंजिवाइटिस हो एंड जनरल ओरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन माउथ में हो रखा हो, तो माउथ की कंडीशन को ठीक कर रहा है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे। रिडक्शन देखते हैं, डेंटल प्लाक हो, डेंटल कैरी हो रखा हो, तो इन सब में हम लोग यूज करेंगे। साथ ही साथ रेड इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग, गम्स ये सब से हो रहे तो ज्यादा चांसेस होती है कि माइक्रोबियल ही हो, बैक्टीरियल ही हो, तो वहाँ पे हम लोग क्लोरहेक्सिडिन माउथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे यूज किया जाता है। या फिर बहुत सारे अभी तो क्लोरहेक्सिडिन के फॉर्म में ऐसे नहीं, ऐसे सीएससी सब में कभी कम्युनिटी ड्यूटी करने गए तो वहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन सा देखने को मिल जाएगा जिसमें कि क्लोरहेक्सिडिन होता है, लेकिन अभी जो एडवांस फॉर्मेट में ड्रग आई है वहाँ पे कम अमाउंट में बस वहाँ पे, बट उसके कॉम्पोजिशन में क्लोरहेक्सिडिन रहेगा जरूर माउथ से रिलेटेड ड्रग लेने जा रहे हो तो। रूट एंड डोजेस देखते हैं, तो रूट में हम लोग टॉपिकल, ओरल, बक्कल कैविटी यही मेनली लेंगे, ओरल ही। एंड डोजेस प्रोसीजर का हमें ध्यान रखना है कि द प्रोवाइड मेजरिंग कप 1 से 2 ऑन सी 15 ml मेनली ऑफ द सॉल्यूशन, एंड माउथ को धो लेना है 30 सेकेंड एंड द स्पिट आउट, मतलब बाहर ऐसे मुंह में रखोगे, मतलब ऐसा समझो कि 15 ml वो लिया, कुछ सॉल्यूशन के साथ भी ले सकते हो, और ये माउथ में रखने के बाद फिर उसे बाहर फेंक देना है। It typically used daily such as after breakfast, at bedtime or as instructed by the physician। जब बोल रहे खाने के बाद भी यूज किया जा सकता है, सोने से मतलब खाकर हम लोग सोने जाते हैं तो उससे पहले, ताकि उस टाइम पे हमारा रात में ही ज्यादा चांसेस होती है कि टाइम मिल गया और ग्रोथ किया जा रहा है, तो ये सब चीजें उस टाइम पे बोला जाएगा, या फिर जब डॉक्टर बोल रहे हो कि दिन में 3-4 बार जैसे उसकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। देन नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं क्लोरहेक्सिडिन का। तो कोई भी ऐसा नोन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बस हाँ हाइपरसेंसिटिविटी अगर क्लोरहेक्सिडिन से ही हो रही है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। ना ही ड्रग इंटरेक्शन होने की चांसेस होती है बिकॉज सिस्टेमिक जा नहीं रहा है, माउथ में ले रहे हो फेंक दे रहे हो तो ऐसा चांसेस नहीं होता। साइड इफेक्ट देख लेते हैं, तो टंग एंड ये टीथ में स्टंग, ये टूथ एंड टंग स्टेनिंग देखने को क्लोरहेक्सिडिन की वजह से मिल सकता है। माउथ एंड थ्रोट इरिटेशन आखिर है तो केमिकल ही ना। देन ड्राई माउथ, चेंज इन द टेस्ट, हाँ ये चीजें ना आप फील कर सकते हो क्योंकि गम्स, ब्लीडिंग ये सभी चीजें तो नॉर्मल है और ये आए दिन मतलब इसको यूज भी करना पड़ सकता है, तो टेस्ट नहीं इसको लेने के बाद फिर लगता है जैसे कुछ खा रहे तो पता ही नहीं चल रहा है। देन ये सिम्टम ऑफ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड माउथ, स्किन रैशेस, ये सिवियर डिजीनेस एंड ट्रबल ब्रीदिंग, ये रेयर चांसेस होती है, ये भी हो सकता है। टॉक्सिसिटी तो मेनली यही रोल ऑफ नर्स भी जाएगा कि कंज्यूम करने के बाद टॉक्सिसिटी होगा, और वो तो माउथ में रह के बाहर फेंकना है, तो ये अगर स्वेलो कर ले तब जाके टॉक्सिसिटी हो सकती है। रोल ऑफ नर्स देखते हैं, तो एजुकेट करना है कि इंस्ट्रक्ट द पेशेंट वेट एंड वेट करना है, इसके बाद खाना वाना खाओ भाई, टेस्ट वेस्ट नहीं आएगा, फिर गाली वाली देना नहीं, कौन सा ड्रग दे दियो खाते उसका टेस्ट ही नहीं पता चलता। असेस करते रहना है कोई एडवर्स इफेक्ट, एलर्जी रिएक्शन ये सब तो नहीं हो रही है। मॉनिटर करोगे, करेक्ट मेजरिंग का फॉलो, ये जो 30 सेकंड रखना था बाहर फेंकना था, तो ये सब प्रोसीजर जो पहले भी देखे थे उन्हें बताना है। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक था और हमने खत्म किया कि नहीं किया, और कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। फाइनली आपका यहाँ पे ये यूनिट 1 खत्म होता है। यहाँ देखो ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने से पहले एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम है इसी मंथ में, किसी का अगले मंथ में, या फिर बहुत लोग नए भी आए होंगे। और देखो जिनका एग्जाम है वो बहुत हमेशा मतलब एग्जाम टाइम पे ऐसा तो बोल नहीं सकते कि आपको टेंशन नहीं होगी, गुड स्ट्रेस तो होना जरूरी है, इसी से आप पढ़ पाओगे। तो देखो
आप करना क्या है, आप कैसे समझो कि अच्छा पढ़ पा रही हूँ, पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो एक चीज़ों का बस आप ध्यान रखना कि आप सिलेबस लेके बैठो। अब इसमें भी ये चीज़ कि रैंडम पढ़ना मत स्टार्ट कर दो, या फिर जो ईजी टॉपिक है उस पे हमारा सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। तो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, सेल्फ एनालिसिस भी करते रहना, आपके पास पीवाईक्यू भी होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही निकाल पाओगे। अपने यूनिवर्सिटी का नहीं है फिर भी आईएनसी ही सारी जगह फॉलो हो रहा है। आप खुद सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में देखे हो, देख सकते हो कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। डायबिटीज सबके लिए इंपॉर्टेंट था, हाइपरटेंशन सबके लिए इंपॉर्टेंट था। वो चीजें 8-10 पेपर आपको देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं, उसको प्रिपेयर करना है, और लास्ट में रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहने से नहीं होगा, रिवीजन करना होगा। अब देखो, ये चीजें रिवीजन करके और पीवाईक्यू से एक बार सेल्फ टेस्ट भी बीच बीच में लेते रहना कि जो पढ़ रहा हूँ, या फिर क्योंकि पीपीजी एक साथ होने वाला है तो टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपको फोर्थ सेमेस्टर के लिए स्पेशली करना ही होगा। ये सब कर रहे होते हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, बस करते रहो। थोड़ा बहुत तो टेंशन होगी ही होगी, पढ़ाई करो, सब हो जाएगा, लिख पाओगे आप। और अगर आप अकेले इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लाए, पूरा नोट्स नहीं है स्ट्रक्चर वे में, इजी नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, पीवाईक्यू का झंझट नहीं चाहिए कि 8-10 पेपर कहाँ से लाऊं, टाइम भी बहुत कम है, तो आपको प्रकाश नर्सिंग एकेडमी हेल्प करेगा। जो नीचे नंबर्स हो रहा है वहाँ पे मिल जाएगी, उसमें सारा जो आपको करना चाहिए, मतलब वो चीजें ठीक है। जैसे कि आप खुद पानी ना लाओ, कोई पानी ला के दे दे, बात तो यही होगी, पीना है आपको, मेन तो आपका मोटिव है, मेन आपको पढ़ना। तो ये सब चीजें मैं खुद की हूँ, एंड उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू ये सब आपको मिल जाएगा। चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एग्जाम का सारा नोट्स मिल जाएगा। ध्यान देना, अभी जैसे उसी नोट से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद, वहां से क्वेश्चन भी आए हैं, लोगों का मैसेज भी आया, तो हजारों स्टूडेंट उस पर ट्रस्ट किए, आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से एंटी हिस्टामिनिक्स, बहुत बार एंटी हिस्टामाइन आया है। देन देखो, यहाँ ही जेंटामाइसिन एंड ये क्लोरामफेनिकोल एंड क्लोरहेक्सिडिन दिया हुआ है, तो हो सकता है 2 मार्क्स में एंड 5 मार्क्स में आ जाए, तो इसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। और इस ऐसे प्रिपेयर करना जैसे जेंटामाइसिन हो सकता है, या फिर क्लोरहेक्सिडिन, ये तो 2 मार्क्स में आए, लेकिन ये जो आपको क्लोरामफेनिकोल वो 5 मार्क्स में आ सकता है, या फिर एंटीहिस्टामिन कितने मार्क्स में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मली तो रैंडम हमें पता होता है, लेकिन मार्क्स लाने के लिए आपको उसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से करना, पीवाईक्यू ये सब देख के वो सब चीजें भी हो जाएगी। बस ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी, एग्जाम टाइम पे अगर पता हो तो स्टूडेंट सही सही जगह पे या फिर सही रास्ते पे चलते हो, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ टॉपिक क्लियर हुई, सारी चीजें समझ में आए, तो बस शेयर कर देना, और अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। और देखो, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, बीएससी नर्सिंग एग्जाम हो या फिर कोई भी अपडेट, आईएनसी का अपडेट ला रही है, ये सब आपको यहाँ से अपडेट मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर रखना, ताकि आपको टाइम पे वीडियो मिल जाए। और मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। कब आना चाहिए, आज ही डालू कल डालू, मतलब कितना जल्दी टॉपिक खत्म करूँ, ये बताना। अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि दिस इज रियल मोटिवेशन फॉर मी कि वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो भी बता सकते हो। थैंक यू।